हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे हाल ही में जो रिसेंटली जो है ये क्वेश्चन पेपर हुआ है साइंस का सीबीएसई बोर्ड 2024-25। तो ये सेट 3 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके आंसर्स कराने जा रहे हैं सेक्शन ए के। तो बच्चों सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का, सेक्शन ई का भी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन फूड चेन। तो बायोमैग्निफाइड क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में जैसे जो केमिकल्स होते हैं तो प्लांट क्या करता है, इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, सीड्स में, फ्रूट्स में तक जाते हैं। ये फ्रूट्स अगर कोई और खाएगा तो उसमें क्या है, कंसंट्रेशन इसका जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका बढ़ता जाता है। इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है? प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड डालने के लिए हम क्या डालते हैं? डीडीटी। तो डीडीटी की वजह से होता है इन 4 अल्टरनेटिव में से। तो डीडीटी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फूड चेन्स गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट इफिशियंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा इफिशियंट फूड चेन कौन होगी? जैसे प्लांट्स है, प्लांट से ये मैन, तो ये वाली फूड चेन सारा एफिशिएंट इसलिए होगी क्योंकि इस फूड चेन में प्लांट दिखा रखा और मैन दिखा रखा। तो मैन को यहाँ पे जो लास्ट दिखा रखा मैन, तो इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी लेगा प्लांट से। बाकी के इसमें क्या होगा, क्योंकि 10% डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर प्लांट्स से डायरेक्ट मैन ले रहा तो इसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और यही सबसे ज़्यादा इफिशियंट फूड चेन होगी। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट एम हैज़ 25% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 25% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल। यानी सेकेंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकेंड सेल फर्स्ट सेल में कितने होते हैं? फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में? 2। और सेकेंड में क्या होता है? 8। यहाँ 3 सेल दे रखे हैं तो डेफिनेटली सेकेंड सेल में 8 होंगे। और थर्ड सेल में ये बता रहा है कि जितने सेकेंड सेल में है उसका 20% जो है किसमें है? थर्ड सेल में है। तो थर्ड सेल में कितने होंगे? 25/100 मल्टीप्लाई 8। तो ये हो गया, अब क्या हो गया, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2। तो कितना हो गया टोटल मिला के? 2 + 8 + 2, ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर इतना किसका होता है वो हमें देखना है। 8 और 2 10 और 2 12। अब 12 किसका होता है? ये मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इफ इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली द डिवाइस एक्सिस। तो क्या होना चाहिए? इमरजेंट रेस किस में होगी? इमरजेंट रेस सी या डी में होगी। ए और बी का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। ये क्या होता है? थिन होता है। तो इमरजेंट रे का क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ये क्या होगा? ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म। अब हमने देखना है कि सी और डी में कौन सही है। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल बीम है, पाथ ऑफ नैरो बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इमरजेंट रे गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा ही ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। तो क्या होता है, यहाँ से रिफ्रैक्शन की वजह से बेंट होगी और फिर ये क्या होती है, जो ओरिजिनल पाथ होता है लाइट रे का उसके पैरेलल जो है ये इमर्ज होती है लाइट रे। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात है तो यहाँ पर मान लिया ग्लास स्लैब है ये, तो क्या है, ओरिजिनल पाथ क्या था? ये था। तो ओरिजिनल पाथ और ये क्या है? इमरजेंट हो रही जो लाइट रेज बेंट हो गई रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये दोनों पैरेलल होती है। इन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है? इन दोनों की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पाथ और इमरजेंट रे का जो पाथ है, दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डी क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा किस में होता है? ग्लास स्लैब में होता है, सी। Question number 5. A piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. तो कोई एक वायर है और इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं, इसके 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं
और R इसका टोटल रेजिस्टेंस है। तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/3, R/3, R/3। अब इन तीनों पीसेस को हमने पैरेलल लगा दिया। तो पैरेलल लगाने से क्या होगा, इनका हमें निकालना है टोटल नेट रेजिस्टेंस। तो टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका R/3 है, इसका R/3, R/3। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/RP हो जाएगा। तो ये होगा 1/R/3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है और इक्वल है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 9/R, ये हो गया 1/RP। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस एक्चुअली में यहाँ पर RP हमें दे तो रखा है, लेकिन हमें R है, कितना दे रखा है नेट, R डेस्क। तो हमें कम्बिनेशन एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन R डेस्क दे रखा, तो हम R डेस्क लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, R डेस्क। तो ये R डेस्क हो गया। अब R को इधर ले आते हैं, R/R डेस्क। तो क्या हो जाएगा, 9/1। तो 9/1 यानी 9/1, यहाँ पे 9 दे रखा, तो ये आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो केमिकल रिएक्शन कहाँ नहीं होगी, यहाँ पर केवल फिजिकल एक्शन हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन हो रही है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में क्या होता है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होते। आइस है, यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो कंपोजिशन तो आइस के जो मॉलिक्यूल होंगे H2 होंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन क्या होगा, H2 होगा ना फार्मूला। तो इसलिए यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, डी। बाकी सब जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोक्लोराइड एसिड गैस इन ह्यूमिड एटमोस्फेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इन इज पास थ्रू ए गार्ड ट्यूब विच कंटेन्स। तो क्या होना चाहिए इसमें आंसर, इसमें हमें जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्या मिल रखी है, वाटर के मॉलिक्यूल भी मिल रखे हैं। अभी वाटर के मॉलिक्यूल को हटाने के लिए हम क्या चाहिए, एक चाहिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट जिसको बोल सकते हैं, ड्राइंग एजेंट चाहिए। अब ये ड्राइंग एजेंट कौन होता है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ClCl2 क्या बना देगा, इसको क्रिस्टलाइजेशन होगा वाटर के साथ, ये क्या करेगा, रिएक्ट करके क्रिस्टलाइजेशन बना लेगा ऐसे। और इसमें क्रिस्टलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो क्या होगा, ये ड्राई कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पूरी तरह से, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 1,1 CC बॉन्ड एंड 1,1 C ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किस में होता है, ये तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन एटम क्या है, 2 कार्बन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो C के 3 कार्बन एटम कम से कम होने चाहिए। तो ये किस में होते हैं, प्रोपाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द इसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज, ये क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। हालांकि सॉइल से प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन कभी नहीं लेता। तो सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जैसे नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, और इसको प्लांट्स लेता है और यूज करता है प्रोटीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 वाट that can work safely with desired brightness when connected in series with 240 वोल्ट। तो यहाँ पर मान लें, सपोज करो कि 240 वोल्ट की क्या है, सप्लाई लाइन है, और हमें कनेक्ट करना है क्या, बल्बों को, और वो भी सीरीज में। तो सीरीज में करेंगे कनेक्ट। तो मान लिया कितने बल्ब है, n बल्ब है। तो होगा क्या इसमें जो 240 वोल्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब क्योंकि सेम है, तो सब में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए अक्रॉस, सारे बल्ब के अक्रॉस 4 वोल्ट होनी चाहिए, तभी जाके प्रॉपरली ग्लो करेंगे। तो क्या होना चाहिए, टोटल वोल्टेज जो बल्ब के अक्रॉस है इनका जो सम होगा, यानी मान लिया n बल्ब है, 4 × n कर लेंगे, और इक्वल टू 240 वोल्ट प्रॉपर ग्लो होने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये n = हमें क्या कर देना, 240/4,
यानी 60, यानी कितने होंगे बल्ब वो 60। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट 11 वाट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस पावर और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, पावर इक्वल टू होता है V² अपॉन R। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा यहाँ से। तो वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 220 वोल्ट है, 220 मल्टी 220, और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और पावर कितनी है 11 वाट। अब R को इधर ले आते हैं और 220 मल्टी 220 अपॉन 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 टाइम्स, जो कट के कितना हो गया 4400 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लिम्फ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, तो देखते हैं। पहला वाला है लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर आर्टरीज। तो लार्जर आर्टरी में ओपन नहीं होता, क्या होता है ये लार्जर वीन में होता है, तो डी वाला एक तो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये बात सही है। सी वाला इसलिए रॉन्ग होगा कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल दिख रखा है, तो रेड ब्लड सेल नहीं होती, लिम्फोसाइट्स होता है उसमें, लिम्फोसाइट मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसलिए बी सही होगा। बी और डी हमारे सही हो जाएंगे, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ये बड़ा आसान है, बनाना और रोज में क्या है सीड्स बनाने की क्षमता नहीं होती, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते, तो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए प्योर टॉल प्लांट ट्री इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ प्लांट द परसेंटेज ऑफ टी प्लांट इन F1 एंड F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में उसने क्या लिया, 2 टॉल प्लांट लिए, मतलब एक टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट्स। अब इनमें देखते हैं, ये हो गई F1 जनरेशन में प्लांट ये रिप्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे प्लांट क्या हैं लंबे हैं, तो सारे के सारे प्लांट लंबे हैं, तो यहाँ पर तो 100% हो गया, ये सारे के सारे प्लांट लंबे निकलेंगे F1 जनरेशन में। अब दूसरी जनरेशन में उसने क्या किया, एक लिया TT और दूसरा वाला भी TT, इन दोनों प्लांट को लिया होगा, तो क्या बनेंगे TT बनेगा, TT बनेगा, और क्या बनेगा TT और TT। तो यहाँ पर लंबे वाले जो प्लांट्स हैं टॉल प्लांट्स वो कितने हैं 3, यानी 3/4, 4 में से 3 लंबे हैं, 3/4 परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो गया परसेंटेज 75%। तो F1 जनरेशन में क्या होगा 100% और F2 जनरेशन में क्या होगा 75%, तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द एंथर। तो एंथर क्या होता है, ये मेल पार्ट है फ्लावर का, इसी में क्या होते हैं मेल गैमेट होते हैं जिनको पोलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है m = -1 और फोकल लेंथ है आपके क्या है लेंस है। तो लेंस इसका मतलब क्या हो गया, m = -1 का मतलब है कि लेंस आपका क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा क्योंकि m = -1 का मतलब है एक तो रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। m = -1 का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, जो किस में बनती है कॉन्वेक्स में बनती है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या होती है प्लस होती है, यानी f = 20 हो जाएगा। अब क्या निकालना आपको, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है मिरर फार्मूला के, 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर इससे पहले क्योंकि m = -1 दे रखा है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेंस वाला फार्मूला भी लगाते हैं। m = क्या होता है v/u होता है लेंस के केस में, तो ये -1 हो गया और ये v/u हो गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया, u तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो u हमेशा माइनस होता है, v इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, माइनस u। हमें u निकालना है तो हम क्या करेंगे, v की जगह में तो हम करेंगे u, और u की जगह में क्या लिखेंगे, माइनस u, क्योंकि u तो माइनस में होता है। तो ये हो जाएगा 1/f, ये हो गया 1/u प्लस 1/u। तो क्या हो जाएगा, 1/f हमें दे रखा है 1/20, और ये हो जाएगा 2/u। तो यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा माइनस आना चाहिए था। तो यहाँ पर u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 consist of two statements, assertion A and region R. Answer these questions selecting the appropriate option A, B, C and D as given. Both assertion A and region R are true, and region R is the correct explanation of the assertion A. तो both assertion A and region R true, तो इस प्रकार से ये आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ स्प्रिंग। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है डिसाइड, यानी टेम्परेचर से, एनवायरमेंट में जैसे टेम्परेचर होगा उस हिसाब से सेक्स डिसाइड होता है। तो रेप्टाइल के केस में ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि रीजन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। यहाँ पर बता रहा है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। अब डिटरमाइन इन सम एनिमल्स होता तो है, ये बात तो सही है, लेकिन ये इसमें बात अधूरी कही गई है। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि एजर्सन ए क्या है, करेक्ट है, लेकिन रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 18, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजीली। तो ये कतई में नहीं होता, क्योंकि लार्जर एनिमल की जो बॉडी होती कॉम्प्लेक्स होती है, और ऑक्सीजन सप्लाई जो है इजीली नहीं होती। इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसके जरिए जो ऑक्सीजन है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली नहीं होता। रीजन आर में देखते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू। तो पहले तो एजर्सन ए हमारा रॉन्ग है, तो रीजन आर क्या होगा, सही होगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू। जैसे हमारे में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या नाम है उसका, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते लंग्स में जाता है, लंग्स में हार्ट से पंप आउट करके ब्लड जो आया रहता है उसमें ऑक्सीजन मिलती है, और रेस्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स है वही जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को, हर एक पार्ट में ले जाता है। तो रीजन आर हमारा क्या होगा, सही, लेकिन स्टेटमेंट एजर्सन ए क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टरिंग। ये बात गलत है, बल्कि एसिड को डालना पड़ता है वाटर में। यहाँ क्या बता रहा है, एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, एडिंग एसिड टू वाटर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट एजर्सन जो है क्या है, फॉल्स है। अब है आर रीजन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजर्सन ए फॉल्स है और रीजन आर क्या है, ट्रू है। तो क्या होगा, ये इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
वाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय ए ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। तो 7 कलर्स में स्प्लिट अप होती है लाइट्स ग्लास प्रिज्म के द्वारा। ये बात क्या है, फैक्ट है, ये सही है, ट्रू है। अब देखते हैं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट द मोस्ट। तो रेड लाइट जो है लीस्ट होती है बेंड। इसका कारण क्या है, क्योंकि रेड लाइट, पहली बात है कि पहली वाली जो स्टेटमेंट है, ग्लास प्रिज्म जो है 7 कलर्स में स्प्लिट अप करता है लाइट को, क्योंकि लाइट में सारे जो 7 कलर्स होते हैं इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से ये क्या होते हैं, अलग अलग बेंड होते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए स्प्लिट अप हो जाते हैं 7 कलर्स। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए एटलीस्ट सबसे कम बेंड होता है। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला सही, क्योंकि एजर्सन ए करेक्ट है और रीजन आर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों अगला सेक्शन बी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।